Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarah Andleeb and I am going to teach you software engineering concepts. So, first of all, I want to recap all the things that what we have studied so far. It was about waterfall model, V model, incremental and iterative approach, spiral, prototyping, agile manifesto, scrum, XP and pair programming, rational unified process, and functional versus non-functional requirements, that is FR versus NFR. So these things we have studied. Now, what is the content for today? It is about vision statement, requirement prioritization techniques. We have 4 techniques for today. In or out, $100, Moscow, QFT. So let's begin with the vision statement. विजन स्टेटमेंट बेसिकली आपकी इंसेप्शन फेज के अंदर आइडेंटिफाई हो जाती है कि आप किसके लिए क्या बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या करेगा. उसके लिए कुछ हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं. फॉर यानी अब आप अपने टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करो कि किसके लिए बना रहे हैं. हु, स्टेटमेंट ऑफ द नीड और अपॉर्चुनिटी. द प्रोडक्ट नेम इज प्रोडक्ट कैटेगरी. That major capabilities, key benefit, compelling reason to buy or use. Unlike primary competitive alternatives, current system, current business processes. Or product, statement of primary differentiation and advantages of the new product. So ये आप vision statement इन elements के साथ identify करते हो कि किसके लिए आप बना रहे हो. Statement of the need और opportunity क्या है आपकी. द प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे आप अपने उस प्रोडक्ट का नाम बनाओगे जो सिस्टम अंडर डिजाइन होगा, जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा. फिर प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है. दैट मीन्स वो प्रोजेक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्या काम करता है, किस चीज़ के कैपेबल है, किसके नहीं. अनलाइक जो करंट सिस्टम जिसके अगेंस्ट, जिसके कंपेटिटिव आप बना रहे हो या जिसके अगेंस्ट आप बना रहे हो, जो उससे ज़्यादा इन्हांस्ड सिस्टम होगा, उसका आप यहाँ पर बता सकते हो. Or product. So what is the difference between your product and the previously made product by any company or your company or whatever. So it means कि आपने ये बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है जो जिसकी वजह से उसे प्रीवियस वाले प्रोडक्ट का कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी विजन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करती है. इसका सैम्पल है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वही एलिमेंट्स आपके यूज किए हुए हैं. फॉर, हु, द वगैरह. So, for scientists who need to request containers of chemicals, the chemical tracking system is an information system. So, it is category क्या है, information system. दा के बाद name था, नाम क्या है, chemical tracking system. So, functionality क्या है, that will provide a single point of access to the chemical stock room and to vendors. The system will store the location of every chemical container within the company. So, ये सारी तकरीबन उसकी capabilities है. Unlike the current manual ordering processing, इसका मतलब है कि जो अभी सिस्टम यूज हो रहा है उसका वो कौन सा है, वो मैनुअल ऑर्डरिंग है जिसके कंपेटिटिवली आप बना रहे हो. और प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या करेगा, विल जनरेट ऑल रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस दैट रिक्वायर द रिपोर्टिंग ऑफ केमिकल यूजेज, स्टोरेज एंड डिस्पोजल. सो इस तरह से आपका यहाँ ये सारा विजन स्टेटमेंट आपकी क्लैरिफाई हो गई है यहाँ पर. अब इसके अकॉर्डिंगली आपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है. सो जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हो, उसके बाद आप उन रिक्वायरमेंट्स को, जैसे आपने प्रीवियसली टॉपिक्स में पढ़ा है कि रिक्वायरमेंट्स आप गैदर कर लेते हो वर्कशॉप्स के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू. उसके बाद आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यू हैव टू प्रायोरिटाइज देम. रिफाइन करते हो, फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज करते हो कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स पहले बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, कौन सी सेकंड रिलीज में होनी चाहिए, कौन सी थर्ड रिलीज में, फर्स्ट आइट्रेशन में कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, सेकंड आइट्रेशन में कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, एंड सो ऑन. सो इस तरह से रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज किया जाता है. अब जाहिर बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी और जो सबसे जल्दी चाहिए होंगी वो सबसे पहले आप बनाएंगे, यानी उनकी प्रायोरिटी हाई है. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन में के बारे में पढ़ते हैं कि हम करते क्यों हैं इसको. व्हेन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर हाई एंड टाइमलाइंस आर शॉर्ट. सो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, टाइमलाइंस आपके पास शॉर्ट हैं. कस्टमर को वो चीज़ बहुत, वो प्रोडक्ट पहले चाहिए, वो चीज़ जल्दी बननी चाहिए. उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर
the product delivers the most critical or valuable functionality as early as possible. So what you need to do is कि आपने वो प्रोडक्ट का जो डिलीवरेबल है वो सबसे क्रिटिकल वाला और जिसकी वैल्यूएबल फंक्शनैलिटी है जो कस्टमर को चाहिए, सबसे पहले जो कस्टमर को चाहिए वो आपने पहले बना के देना है, वो डिलीवरेबल आपने पहले बना के देना है. तो आपने रिक्वायरमेंट को इसीलिए प्रायोरिटाइज करना है ताकि उसको पहला डिलीवरेबल टाइमली मिल जाए. ठीक है. सो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन के बारे में कि कस्टमर अगर खुद डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा रिक्वायरमेंट्स को, वो ये खुद नहीं बता रहा कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स उसे पहले चूज करनी है, कौन सी बाद में चूज करनी है. सो उसे करना क्या चाहिए? इफ कस्टमर्स डोंट डिस्टिंग्विश देयर रिक्वायरमेंट्स बाय इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी, के अहमियत के लिहाज से या जल्दी ताकि रिक्वायरमेंट्स कौन सी उसे चाहिए, वो अगर खुद डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा इस तरीके से, तो फिर कौन डिस्टिंग्विश करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर्स. प्रोजेक्ट मैनेजर्स मस्ट मेक दीज डिसीजंस ऑन देयर ओन. सो प्रोजेक्ट मैनेजर्स खुद ये डिसीजन लेते हैं कि सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, सबसे पहले रिलीज में कौन सा प्रोडक्ट का कौन सा सब सिस्टम डिलीवर करना है. Not surprisingly, customers might not agree with the project manager's priorities. Therefore, customer must indicate which requirements are needed initially and which can wait. So, हो सकता है कि कस्टमर प्रोजेक्ट मैनेजर की उस प्रायोरिटाइजेशन से सेटिस्फाई ना हो, वो कहे कि जो आपने एंड पे रखी है रिक्वायरमेंट्स मुझे तो ये पहले चाहिए. सो इस तरीके से नेगोशिएशन होती है और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइज होकर फाइनली प्रायोरिटाइज हो जाती हैं वो उसी तरीके से बनती जाती हैं. सो कस्टमर को बेहतर पता होता है कि उसे कौन सी रिक्वायरमेंट्स पहले फुलफिल करवानी है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स के लिए वेट करना है. सो जो पहले फुलफिल करवानी होती है उनको वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ डिस्कशन कर सकता है. अब प्रायोरिटाइजेशन के लिए हमें कुछ 6 इश्यूज को डिस्क्राइब करना है कि क्यों हम प्रायोरिटी देते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स को, हमें किस तरह से इसको लेके चलना है. द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं. रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू द कस्टमर्स, हमें ये रिक्वायरमेंट्स लेते वक्त पता होना चाहिए कि कस्टमर की इम्पोर्टेंस किस तरफ है, कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर आवर वैल्यूएबल कस्टमर्स. द टाइमिंग एट विच कैपेबिलिटीज नीड टू बी डिलीवर्ड. सो आप ये देखोगे कि कौन सी ऐसी टाइमिंग है, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो किस टाइम के ऊपर डिलीवर करनी है. फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें अकाउंट बनाना नेसेसरी है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट एंड देन अदर थिंग्स कैन बी मेड. सो कस्टमर को चाहिए कि वो भी कस्टमर को शायद ये चाहिए कि सबसे पहले यूजर्स के अकाउंट क्रिएट हो. पहले अकाउंट क्रिएट हो गए तो इसका मतलब है हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे उस सिस्टम को यूज करने के लिए. उसके बाद हम उनको फर्दर कैपेबिलिटीज या और मजीद फंक्शनैलिटीज सर्विसेज देते रहेंगे. सो इस तरीके से हमें ये पता लगता है कि कस्टमर की सबसे पहली प्रायोरिटी अकाउंट क्रिएशन है. इसका मतलब है कि अकाउंट सबसे पहले क्रिएट होना चाहिए जो कि हाई प्रायोरिटी पे है. दैट्स व्हाई वी सेट आवर प्रायोरिटाइजेशन लेवल्स. उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स दैट सर्व एज प्रीडिसेसर्स फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिलेशनशिप अमंग रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल वन रिक्वायरमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है फिर उसे हम पहले फुलफिल कर सकते हैं. जो अब ए रिक्वायरमेंट आपने पहले बना दी है, बी ए पे डिपेंड कर रही थी, तो ऑब्वियसली फिर बी का नंबर बाद में ही आता है. ये अब बहुत केसेस में सॉर्ट आउट हो जाता है जब आप इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव अप्रोच यूज करते हो, तो ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंटली बी और ए को बना के उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. विच रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज अ ग्रुप. हम चाहते हैं कि एक तरह की रिक्वायरमेंट्स ग्रुप में आ जाएं और वो पूरा ग्रुप हम एक साथ ही डिलीवर करें. सो इस तरीके से भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. द कॉस्ट टू सेटिस्फाई ईच रिक्वायरमेंट मींस डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट के ऊपर कि कितनी कॉस्ट कस्टमर विलिंग है पे करने के लिए, आपके पास कितना बजट है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. उस हिसाब से भी प्रायोरिटाइजेशन आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा सब सिस्टम पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है. उसके बाद आपके पास आ जाती है रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए कुछ टेक्निक्स. ठीक है, तो उनमें से ये 4 मैंने सिलेक्ट किए हैं. इन और आउट है, $100 है, मॉस्को है, QFT है. सो इनको वन बाय वन जो है हम देखते जाते हैं कि ये कौन सी टेक्निक्स हैं. इन और आउट, $100, मॉस्को, QFT. सो सबसे पहले हम लोग करते हैं इन और आउट.
सो इन और आउट मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स ग्रुप में साथ बैठते हैं और फिर उसके बाद सारी लिस्ट बनाते हैं रिक्वायरमेंट्स की, और हर एक रिक्वायरमेंट के ऊपर सिर्फ एक डिसीजन लेते हैं कि इज इट इन और इज इट आउट। मीन्स इस रिक्वायरमेंट को हमने इस रिलीज के लिए इन रखना है या आउट कर दें इसको और अगली रिलीज में शायद इसको देखें। सो इन और आउट डजंट मीन कि सम रिक्वायरमेंट्स आर इन द प्रोडक्ट एंड शुड बी मेड इन द प्रोडक्ट, और कुछ रिक्वायरमेंट्स को आप बिल्कुल आउट कर दो और वो शायद कभी भी प्रोडक्ट में ना बनाओ। ये ऐसा नहीं है। इन और आउट का ये मतलब है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स आप इस सर्टेन रिलीज के लिए इन कर रहे हो और कुछ रिक्वायरमेंट्स को आउट कर रहे हो बिकॉज फॉर द सेकंड रिलीज मे बी आउट रिक्वायरमेंट्स आपकी इन रिक्वायरमेंट्स बन जाए। सो बेसिकली आउट रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि ये भी पोस्टपोन रिक्वायरमेंट्स है, इनको भी बनाया जाएगा बट इन द नेक्स्ट रिलीजेस। इस तरह से आप इसकी एग्जांपल अगर ले लें चैटिंग एप्लीकेशन की, तो आपके पास डिफरेंट चैट एप्लीकेशंस होती हैं, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एप्लीकेशंस। सो हाउ कैन यू प्रायोरिटाइज द एलिमेंट्स दैट आर इन चैटिंग एप्लीकेशन? सो आप क्या कर सकते हो, एडिंग कॉन्टेक्ट्स। मे बी आप फर्स्ट रिलीज बना रहे हो तो आप कॉन्टेक्ट्स को ऐड करना जो है, आप कहो कि ये मेरे पास इन रिक्वायरमेंट। चैटिंग विद टेक्स्ट, ये भी आपकी इन रिक्वायरमेंट है। इसी तरह ऑडियो वीडियो कॉल्स आपकी इन रिक्वायरमेंट है। जब आउट रिक्वायरमेंट सेंड करते हैं जो कि हमने नेक्स्ट रिलीज के लिखे हैं, तो मे बी इट कैन बी सेंडिंग इमोजीज, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, रिकॉर्डिंग वॉइसेस एंड सेंडिंग। यानी कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो, जैसे व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्ड करते हो अपनी वॉइस और सेंड कर देते हो। शायद ये अभी आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ ये चाहता है कि कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकूं, चैटिंग कर सकूं, ऑडियो वीडियो कॉल बना सकूं, लेकिन अभी उसने कॉन्फ्रेंस कॉल का नहीं बोला, तो इसका मतलब है ये आउट रिक्वायरमेंट है और ये आपके नेक्स्ट रिलीज के लिए पॉसिबल है कि आपकी रिक्वायरमेंट बन जाए। ठीक है, तो दिस इज इन और आउट टेक्निक। उसके बाद आपकी आती है $100 टेक्निक। सो $100 टेक्निक क्या है? बेसिकली इट इज माइंड सेटिंग के, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कहता है कि यू हैव 100 कॉइन्स एंड आपके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो हाउ मच कॉइन्स you will give to your first requirement and how much coins you will give to your second requirement and so on. You have to complete all the 100 coins, means you have to buy all the requirements one by one and you have to complete the $100 for buying all these requirements. So what you have to do now, you have to give the prioritization team 100 imaginary dollars to work with. Team members allocate these dollars to buy items that they would like to have implemented from the complete set of candidate requirement. उसके बाद they weight the higher priority requirement more heavily by allocating more dollars to them. Means जिस requirement की जितनी ज्यादा priority होगी, you have to assign more dollars to them. और जिसकी priority कम होगी उसकी कम असाइन कर दें। अगर एक की प्रायोरिटी लेट सपोज $2 की है और दूसरे की आप समझ रहे हो कि पहले वाले के हिसाब से डबल प्रायोरिटी है, सो यू कैन असाइन द सेकंड रिक्वायरमेंट विद $4। ठीक है, पहले वाले को $2 एंड सेकंड वाले को $4 असाइन किए, बिकॉज सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट ज्यादा लग रही है, डबल इम्पोर्टेंट लग रही है फर्स्ट रिक्वायरमेंट से। सो इस तरीके से आप $100 हर रिक्वायरमेंट को कुछ डॉलर असाइन करते जाते हो और एट द एंड द आंसर विल बी $100। और आपको क्लियरली पता लग जाता है कि जिसको जितने ज्यादा डॉलर असाइन किए, इसका मतलब है वो पहले बननी चाहिए बिकॉज वो अर्जेंट नीडेड है और इसके अलावा मतलब इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये आपने कस्टमर के लिए $100 टेक्निक बनाई और जो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज हुई है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिन रिक्वायरमेंट्स की अर्जेंसी है, आप उनको पहले डिलीवर कर सकते हो। सो इस तरीके से आपकी ये $100 टेक्निक काम करेगी। उसके बाद है मॉस्को। ठीक है, MSCW, basically these words are alphabets are important. So M for must, S for should, C for could and W for would not. So ये भी इसी तरीके से रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करने का एक टेक्निक है। मस्ट में क्या है? द रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द सोल्यूशन टू बी कंसिडर्ड अ सक्सेस। इसमें यह है कि रिक्वायरमेंट्स को लाजमी है सेटिस्फाई करना। मीन्स जो रिक्वायरमेंट आपने मस्ट वाले कॉलम में डाली होगी वो आपके लिए लाजमी होगी कि आप उसका सोल्यूशन अभी का भी प्रोवाइड करो। Should stands for the requirement is important and should be included in the solution if possible, but it's not mandatory to success. Means
जो पहली रिक्वायरमेंट थी मस्ट, उसका मतलब है कि जब आप वो रिक्वायरमेंट्स अगर आप निग्लेक्ट करोगे उन रिक्वायरमेंट्स को, उसके बगैर प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बन सकता। शुड का मतलब ये है कि आप ऐड करो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कोई सक्सेस स्टोरी नहीं डिटरमिन होती। आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके बगैर भी बन सकता है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यू विल इंक्लूड देम बिकॉज दैट रिक्वायरमेंट इज ऑफ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। Could it is desirable capability but one that could be deferred or eliminated. Implement it only if time and resource permit. So could वाली जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटीज या वो रिक्वायरमेंट्स भी डिजायरेबल हैं, उनको इंक्लूड करना चाहिए। मे बी वो इन्हांसमेंट फंक्शंस हों जो आपके प्रोडक्ट को मजीद इन्हांस कर रहे हो, इंटरफेसेस अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसको तब इम्प्लीमेंट करना है आपने जब आपके पास रिसोर्सेज हो, जब आपके पास टाइम हो, एफर्ट आप कर सको, जब आपकी कस्टमर विलिंग हो, ठीक है, तो कस्टमर के पास टाइम हो, वो वेट कर सके इन रिक्वायरमेंट्स को मर्ज होने का। सो कोड वाली रिक्वायरमेंट्स का मकसद क्या है कि वो सिर्फ डिजायरेबल कैपेबिलिटी है, नीडेड नहीं है, जैसे कि मस्ट और शुड थे। उसके बाद है वुड नॉट। Would not मतलब this indicates a requirement that will not be implemented at this time but could be included in a future release. Means would not, आप जब एक इंक्रीमेंट के लिए या एक आइट्रेशन के लिए आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप would not में वो वाली फीचर्स रखते हो जो आपके नेक्स्ट रिलीज में आपको काम आएंगे। फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज जो जिस पे आप काम कर रहे हो उसके लिए शायद आपको ये भी जरूरत नहीं है। सो वुड नॉट में आप वो वाली रिक्वायरमेंट्स रखोगे जो आपके लिए नेक्स्ट रिलीज में आपको काम आएंगी। इस रिलीज के लिए आप उसको वुड नॉट में रख सकते हो बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज रिक्वायरमेंट्स इन दिस रिलीज, राइट? सो दिस इज हाउ मॉस्को वर्क्स। The next is QFD, that is Quality Function Deployment. अब जैसे आपने ये मॉस्को टेक्निक पढ़ी है, होता क्या है कि जब आप इसको मस्ट, शुड, कुड और वुड नॉट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो तो क्या होता है, बेसिकली जो आपकी कंपनी है वो ये मस्ट वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करती है, उसके बाद शुड वाली फंक्शनैलिटी भी शायद इंप्लीमेंट कर दे, लेकिन ये कुड वाली क्योंकि ये डिजायरेबल फंक्शनैलिटी, इट इज नॉट अ नीडेड रिक्वायरमेंट, सो हो सकता है कि ये निगलेक्ट हो जाए और ये कभी बने ही नहीं। और वुड नॉट वाली तो शायद नेक्स्ट रिलीज में भी ना बने या बन जाए, पॉसिबल है, लेकिन ये वेरी करता है। सो होता यह है कि जब कंपनी के अंदर कस्टमर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखवाते हैं और उनको ये पता लग जाए कि कोई रिक्वायरमेंट वुड नॉट में है जो या कुड में है जो उन्होंने इम्पोर्टेंट कंसिडर की थी, सो ऑब्वियसली कंपनी की गुडविल भी खराब हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। सो होता क्या है कि आपने करना क्या है कि ये रिक्वायरमेंट्स इन शॉर्ट के कस्टमर इन रिक्वायरमेंट से ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होता जब वो इस तरह से कैटेगराइज कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अभी $100 टेक्निक पढ़ी है, इसमें लेट्स सपोज किसी को आप $1 असाइन करते हो तो मे बी आप $10 वाली रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर लो, 5 वाली भी फुलफिल कर लो, लेकिन जब 1 वाली रिक्वायरमेंट होगी तो आप कहो कि ये शायद इतनी नेसेसरी नहीं है, जबकि कस्टमर के लिए हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट हो। सो इस तरीके से आप डॉलर्स जब असाइन करते हो, यू हैव टू थिंक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, कि उनको कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो चाहिए। सो ये किसी स्टैटिस्टिक्स की बेस पे नहीं है, ये सिर्फ आप एक इनफॉर्मल वे है कि आप देख रहे हो कि कौन सी रिक्वायरमेंट कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो जल्दी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ $100 एंड मॉस्को वर्क्स। बट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आए तो हमारे पास क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है। ये बेसिकली मैट्रिक्स की फॉर्म में है, हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं विच वी हैव टू फिल द कॉलम्स ताकि हमारे पास कुछ वैल्यू आए और हमें पता लगे कि वाकई ही एक्चुअल में कौन सी रिक्वायरमेंट हमें पहले डिप्लॉय करनी चाहिए। सो प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन वैल्यू, कॉस्ट एंड रिस्क। वैल्यू, कॉस्ट, risk. These 3 factors are, you can say, the base for QFD. These 3 things: value, cost and risk. So it follows basically certain statistics that how to apply the QFD, and let's begin with it. So here you can see QFD, that is sample prioritization matrix आपको दिखाया हुआ है। ये कुछ आप एक टेबल फॉर्म में देख रहे हो, आप इसके कॉलम्स को जरा रीड आउट करो तो ये है relative benefit, relative penalty, total value and value percent, then relative cost and cost percent,
then relative risk and risk percent, and then priority. So I have feature for the chatting application, that peer-to-peer communication, chat box room, conferencing, history maintenance, recording. These are all features related to chat, online chatting system, chatting application. So relative benefit का ये मतलब होगा कि आप अगर इस एप्लीकेशन के इस फीचर को, किसी सर्टन फीचर की बात हो रही है, उस फीचर को अगर डिप्लॉय नहीं करोगे या बनाओगे नहीं तो आपको कितना उसमें, अगर बनाओगे तो आपको उसका कितना फायदा हो सकता है, और अगर नहीं बनाओगे तो कितना नुकसान हो सकता है, वो आपकी पेनाल्टी है. सो बेसिकली 1 to 9 तक आप ये वैल्यूज सजेस्ट कर सकते हो इनके लिए. जैसे मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पर 1 लिखोगे इसका मतलब है कम बेनिफिट होगा, अगर आप यहाँ पे 9 लिखोगे इसका मतलब है कि इसके लिए आपको ज्यादा एडवांटेज है कि अगर आप इस फीचर को अडॉप्ट कर लो. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इस फीचर को ऐड करते हो तो आपको कितना एडवांटेज होगा, कितना बेनिफिट होगा. तो 1 से 9 तक का स्केल है, तो अब मैंने यहाँ पर वैल्यू 5 लिखी है. 9 का मतलब है सबसे ज्यादा बेनिफिट और 1 का मतलब है कम बेनिफिट. सो ये रिलेटिव टर्म्स हैं, आप वैल्यूज उस हिसाब से रखते हो. सिमिलरली रिलेटिव पेनाल्टी मींस कि अगर आपने ये फीचर इंक्लूड ना किया तो आपको कितना डिसएडवांटेज हो सकता है. सो अगर आपके पास 1 है तो इसका मतलब है कि कम, और 9 है तो इसका मतलब है ज्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है. सिमिलरली टोटल वैल्यू, यहाँ पर टोटल वैल्यू अब कैसे आ रही है आपके पास, 5, 6, 7, 8 मींस यू आर बेसिकली एडिंग रिलेटिव बेनिफिट एंड रिलेटिव पेनाल्टी. सो 8 आ रही है यहाँ पर, 5, 6, 7, 8. दिस इज 8. सिमिलरली फर्स्ट यू हैव टू फुलफिल दीज 3 कॉलम्स. चैट बॉक्स रूम के लिए रिलेटिव बेनिफिट 2 है, पेनाल्टी 4 है, टोटल वैल्यू 6 है. 4, 5, 6 ऐड किया तो 6 आ गया. कॉन्फ्रेंसिंग में 8 बेनिफिट है, 7 पेनाल्टी है, प्लस करो तो 15 आंसर आ रहा है. सिमिलरली ये सब आंसर. अब जब टोटल वैल्यू वाले कॉलम को देखो तो इन सब को वैल्यूज को आप ऐड करो तो आंसर आपके पास 53 आ रहा है. सबकी जितनी भी फीचर्स आपने ऐड करने हैं उन सब के लिए आपके पास जो वैल्यूज आई हैं उनको प्लस कर दिया आपने, दैट इज 53. नाउ वैल्यू परसेंट आप इस वैल्यू टोटल वैल्यू से निकालोगे. वैल्यू परसेंट का ये मतलब है कि जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है इसकी परसेंट निकालनी है आउट ऑफ 53. मींस 800 डिवाइडेड बाय 53, तो आंसर आएगा आपके पास 15.09. सिमिलरली 600 डिवाइडेड बाय 53, आंसर आएगा आपके पास 11.32. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. वैल्यू परसेंटेज आपने फाइंड करनी. उसके बाद आपके पास है कॉस्ट. इस फीचर को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, ये भी इसी तरह से एस्टिमेटेड है. आप अपनी मर्जी से यहाँ पर रख सकते हो वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस्ट. आपको पता होगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है. 1 से लेकर 9 तक का स्केल है आपके पास. सो मैंने इसको 4 असाइन किया, इसको 2, इसको 5, इसको 3, इसको 6. ये रैंडम नहीं है. बेसिकली कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको सोच के कॉस्ट रखी जाती है, जिसको सोच के पेनाल्टी बेनिफिट रखा जाता है कि इसके लिए कॉस्ट आपकी कंपनी को कितनी दरकार है. ठीक है, तो ये आपके पास कॉस्ट है. तो मैंने 4, 2, 5, 3, 6 ये कॉस्ट लगाई. अब जब मैंने इनको प्लस किया तो आंसर मेरे पास आया 20. नाउ कॉस्ट की परसेंटेज निकालनी है. तो कॉस्ट की परसेंटेज उसी तरह निकलेगी जैसे आपकी वैल्यू की परसेंटेज थी, दैट इज 4 multiply by 100 divided by 20 gives you 20. Similarly 2 multiply by 100 divided by 20 gives you 10. 5 multiply by 100 divided by 20 gives you 25. So similarly इस तरह से ये वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी. उसके बाद इसी तरीके से आपने 1 से लेके 9 तक रिलेटिव रिस्क फाइंड आउट करना है. 5, 4, 6, 3, 7 ये वैल्यूज है. आंसर 25 आया. सिमिलरली आप परसेंटेज लेनी है, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 25, 400 डिवाइडेड बाय 25. सो ये आपके पास उसी तरीके से वैल्यूज आ रही है. अब आपके पास क्या क्या मौजूद है, वैल्यू परसेंट मौजूद है, कॉस्ट परसेंट मौजूद है, रिस्क परसेंटेज मौजूद है. ठीक है, वैल्यू परसेंट का कॉलम मौजूद है, कॉस्ट परसेंट का कॉलम मौजूद है, रिस्क परसेंट का कॉलम आपके पास मौजूद है. सो नाउ प्रायोरिटी आपने एक्सट्रैक्ट करनी है, प्रायोरिटी का फार्मूला लगाना है. सो प्रायोरिटी का फार्मूला क्या है, वैल्यू परसेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट परसेंट प्लस रिस्क परसेंट. सो कॉस्ट और रिस्क को आपने प्लस किया और वैल्यू को डिवाइड कर लिया इसके सम से. ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है, कॉस्ट और रिस्क को आप प्लस कर रहे हो, दैट इज 20 प्लस 20 गिव्स यू 40. और वैल्यू परसेंट
से इसको डिवाइड करो, मीन्स 15.09 डिवाइडेड बाय 40, सो दैट विल गिव यू 0.38। तो इस तरीके से आपकी प्रायोरिटीज निकलेंगी ये सारी। फिर इसमें अब आप देखें, इसको बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको सॉर्ट कर लें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सबसे जो आपके पास प्रायोरिटी वाली है 0.7, that is history maintenance, means chat history is mandatory, so how you will make this module. Similarly you will see second number पे है conferencing। इस तरीके से आपके पास, जिस तरीके से आप रिस्क, जिस तरीके से आप इसकी वैल्यू असाइन करोगे, उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर प्रायोरिटी सेट होके आ जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ QFT वर्क्स। ये आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता है, सो इट इज one of the better approach for requirement prioritization, so I will recommend you may use QFT. Here is the formula for priority, and now you may ask the questions and queries, so you may comment or ask me. Thank you for watching this lecture.